जय हिंद दोस्तों। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा मिथुन चक्रवर्ती जी को। तो 2024 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? मिथुन चक्रवर्ती जी को। और इस बार उन्हें 54वें नंबर का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है, लेकिन उन्हें यह अवार्ड 2022 के लिए प्रदान किया गया है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1969 को, और यह अवार्ड भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके अंतर्गत एक गोल्डन लोटस प्रदान किया जाता है और 10 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। पहली बार यह अवार्ड 1969 में अभिनेत्री देविका रानी जी को प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के जनक ढूंढीराज गोविंद फाल्के के नाम पर दिया जाता है, जिन्हें हम दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई 2022 के दादा साहब फाल्के अवार्ड की। 2021 का किसे दिया गया था? वहीदा रहमान को। 2020 का आशा पारेख को। 2019 का रजनीकांत को और 2018 का अमिताभ बच्चन जी को यह अवार्ड प्रदान किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। तो इन तीनों अर्थशास्त्रियों को 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। दोस्तों, जो डारोन एस मोगलू हैं ये तुर्की और अमेरिका के नागरिक हैं। साइमन जॉनसन ब्रिटेन और जेम्स ए रॉबिन्सन भी ब्रिटेन के नागरिक हैं। तो इन तीनों ने ये बताया है कि संस्थाएं किस प्रकार से बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं। तो इसी के लिए उन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। दोस्तों, नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। तो अर्थशास्त्र की बात कर ली है, अब बात करते हैं शांति के नोबेल प्राइज की। तो 2024 का जो शांति का नोबेल प्राइज है, यह जापान के एक संगठन निहोन हिदांकियो को प्रदान किया गया है। यह सम्मान इस संगठन को दिया गया है कि यह परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाता है। साहित्य का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? तो यह दक्षिण कोरिया की लेखिका हान कॉन्ग को प्रदान किया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज की, तो यह इस बार 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है। इनमें से पहला नाम है डेविड बेकर का, जो कि अमेरिका के हैं। दूसरा नाम है जॉन जंपर का, जो कि अमेरिका के हैं। और तीसरा नाम है डेमिस हस्बिस का, ये ब्रिटेन के हैं। दोस्तों, डेविड बेकर को यह प्राइज दिया गया है नए तरह के प्रोटीन के निर्माण के लिए। और डेमिस हस्बिस और जॉन जंपर की बात करें तो उन्होंने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है जिसके माध्यम से कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को आसानी से समझा जा सकता है। तो इसी खोज के लिए इन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिजिक्स के नोबेल प्राइज की बात करें तो इस बार 2 वैज्ञानिकों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। पहला नाम है जॉन जे हाफील्ड, दूसरा नाम है जेफरी ई हिंटन का। ठीक है। तो हाफील्ड अमेरिका के हैं और हिंटन ब्रिटिश कनाडाई नागरिक हैं। तो इन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल वेस्ट मशीन लर्निंग का निर्माण किया है, जिसके लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। तो 2024 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया है अमेरिका के विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को। ये दोनों अमेरिका के हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। तो इन्हें माइक्रो आरएनए की खोज करने के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। आपको वहां पर ई बुक वाले सेक्शन पर अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो हर महीने की ई बुक आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएगी, तो उनको आप वहां से प्राप्त कर ले। यहाँ से आपकी तैयारी बेहतरीन हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, काजिंद 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो यह कजाकिस्तान के बीच हुआ है। यानी काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। देखिए दोस्तों, KAZ से हो जाएगा कजाकिस्तान और IND से हो जाएगा इंडिया। ठीक है। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर हुआ है काजिंद। तो इसलिए आप याद भी रख सकते हैं कि काजिंद अभ्यास भारत कजाकिस्तान के बीच होता है। 2024 में इसका आयोजन उत्तराखंड के औली में किया गया है और इस बार इसका 8वां संस्करण आयोजित किया गया है। पहली बार यह अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में 2016 में हुआ था। इसमें थल सेना और वायु सेना दोनों शामिल होती है, इस बात को भी आप नोट कर लें।
देखिए, बात हुई है कजाकिस्तान की, तो यह एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। यहाँ पर इसकी लोकेशन ये है इंडिया, और इसकी कैपिटल क्या है? अस्ताना। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो वो बने हैं संजीव खन्ना। तो संजीव खन्ना जी भारत के 51वें नंबर के चीफ जस्टिस बन गए हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? DY चंद्रचूड़ जी का। तो दोस्तों, चंद्रचूड़ जी 10 नवंबर 2024 को रिटायर होने वाले हैं। तो 11 नवंबर 2024 को संजीव खन्ना जी शपथ लेंगे। उनका कार्यकाल होगा 6 महीने का, और वह 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। संजीव खन्ना का संबंध किस स्टेट से है? तो उनका संबंध दिल्ली से है, और आपको याद रखना है कि वह 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे भारत की शीर्ष अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है, और 26 जनवरी 1950 को यह अस्तित्व में आया था। और दोस्तों, यह एक संवैधानिक निकाय है, यानी इसका वर्णन संविधान में किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक की गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उनका नाम था हरिलाल जे कानिया, जो कि 1950 से 1951 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा निकिता पोरवाल ने। तो निकिता पोरवाल ने मिस इंडिया 2024 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। निकिता पोरवाल का संबंध है मध्य प्रदेश के उज्जैन से। दोस्तों, अब निकिता पोरवाल मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस बार जो मिस इंडिया प्रतियोगिता थी, ये कहाँ आयोजित की गई थी? मुंबई में। दोस्तों, निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया मध्य प्रदेश 2024 का भी टाइटल जीता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कौन है? निकिता पोरवाल। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट प्रतियोगिताओं के विजेता डिस्कस करते हैं। जैसे मिस AI 2024 का टाइटल किसे मिला है? केंजा लेली को, जो कि मोरक्को की हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का अवार्ड मिला है रिया सिंघा को। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का अवार्ड मिला है ध्रुवी पटेल को। मिस अमेरिका 2024 का टाइटल मिला है मेडिसन मार्स को, और मिस वर्ल्ड 2024 का अवार्ड मिला था क्रिस्टीना पिस्कोवा को, जो कि चेक रिपब्लिक की थी। अगला क्वेश्चन है, वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इसका न्यूजीलैंड ने। तो वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का टाइटल किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने जीता है। अब हम वीमेंस T20 वर्ल्ड कप की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसका आयोजन 3 से 20 अक्टूबर 2024 तक UAE में किया गया था। तो न्यूजीलैंड विनर रहा है। पहली बार न्यूजीलैंड की टीम ने इस टाइटल को जीता है। उप विजेता रहा है साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 32 रन से हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को। दोस्तों, अमेलिया केर ने इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। उन्होंने 15 विकेट हासिल किए थे। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं? साउथ अफ्रीका की लॉरा वोलवार्ट ने। इन्होंने 223 रन बनाए हैं पूरे टूर्नामेंट में। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे अधिक बार वीमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है, तो वो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार ये टाइटल जीता है। 2023 में जीता था, 20 में, 18 में, इसके अलावा 14 में, 12 में और 2010 में। इसके अलावा 2016 में वेस्ट इंडीज ने जीता था, 2009 में इंग्लैंड ने जीता था। अगर आपसे पूछा जाए वीमेंस T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2009 से हुई थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रोसिटा मिलेसी को 2024 का नानसेंस शरणार्थी पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका रिलेशन किस कंट्री से है? आंसर हो जाएगा ब्राजील। तो ब्राजील की सिस्टर नन है रोसिटा मिलेसी, तो उन्हें 2024 का नानसेंस शरणार्थी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, उन्हें यह सम्मान दिया गया है कि उन्होंने ब्राज़ील में जो शरणार्थी हैं या जो प्रवासी हैं, उनके अधिकारों और उनके सम्मान के लिए वकालत की है, यानी उनके लिए लड़ाई लड़ी है। इसके लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। दोस्तों, नानसेंस शरणार्थी पुरस्कार की बात करें तो यह अवार्ड दिया गया है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के द्वारा, यानी कि यह अवार्ड UNHCR के द्वारा प्रदान किया जाता है। और यह अवार्ड किसी ऐसे व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है जो प्रवासियों की मदद करते हैं। ठीक है, जो विस्थापित लोग होते हैं, जो एक देश से दूसरे देश में भटकते रहते हैं, ऐसे लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति या संगठन को यह अवार्ड दिया जाता है। पहली बार यह अवार्ड 1954 में प्रदान किया गया था। 2023 में दिया गया था अब्दुल्लाही मीरे को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के 11वें चीफ मिनिस्टर कौन बने? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नायब सिंह सैनी हरियाणा के 11वें चीफ मिनिस्टर बने हैं। आप सभी को पता है कि हरियाणा में अभी इलेक्शन हुए थे, बीजेपी ने जीत हासिल की है
और अब मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? नायब सिंह सैनी। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी है। और हरियाणा में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 90। इस बात को भी नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्याय की देवी की नई मूर्ति कहाँ लगाई गई है? आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों, लेडी ऑफ जस्टिस की नई मूर्ति लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब जो पुरानी मूर्ति थी उसको बदल दिया गया है, नई मूर्ति लगाई गई है। तो देखिए, ये है पुरानी मूर्ति, ये है नई मूर्ति। तो सबसे पहला डिफरेंस आपको दिखाई देता है कलर में, यानी कि जो पुरानी मूर्ति थी वो ब्लैक थी और जो नई मूर्ति है ये व्हाइट है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा बदलाव है तलवार में। यहाँ पर आप देखिएगा, ये तलवार लिए हुए है लेडी ऑफ जस्टिस, लेकिन यहाँ पर संविधान की बुक है। तो ये बदलाव किया गया है। और अगला परिवर्तन किया गया है वेशभूषा में। पहले दोस्तों इस प्रकार का गाउन पहने हुए थी ये लेडी ऑफ जस्टिस, लेकिन अब साड़ी पहने हुए। तो ये कुछ बदलाव किए गए हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो उनका नाम है आरती सरीन। दोस्तों, वाइस एडमिरल आरती सरीन आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला महानिदेशक अभी हाल में बनाई गई है। देखिए, यहाँ पर पहली महिला की बात हुई है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पहली महिलाएं डिस्कस करते हैं। जैसे टेन सुसान डीबीएस की पहली महिला सीईओ बनी है। रेचल रीव्स ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है अभी हाल ही में। सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। अनामिका वीर राजीव की बात करें तो यह इंडियन नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। क्लाउडिया सिनवाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला क्वेश्चन है, जन स्वराज पार्टी का गठन किसने किया है? ठीक है, तो एक नई पार्टी बनी है, पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है जन स्वराज पार्टी। तो इसका गठन किसने किया है? प्रशांत किशोर ने। ठीक है, यानी जन स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? प्रशांत किशोर जी। इस पार्टी का गठन कब हुआ है? 2 अक्टूबर 2024 को, यानी गांधी जयंती पर इस पार्टी का गठन हुआ है। इसके पहले अध्यक्ष बने हैं मनोज भारती। और दोस्तों, यह जो पार्टी है यह गांधीवाद की विचारधारा पर आधारित है। इस बात को आप जरूर नोट करें। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। बीजेपी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये 6 पार्टियां हैं जिन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बैलोन डी ओर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये रॉड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंट को प्रदान किया गया है। अब ये जो बैलोन डी ओर पुरस्कार है यह फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। तो एक वर्ष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1956 से। 2018 से यह पुरस्कार महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को भी दिया जाता है। दोस्तों, यह पुरस्कार फ्रांस की समाचार पत्रिका फ्रांस फुटबॉल के द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी कि यह मैगजीन के द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। 2024 के विजेता की अगर हम बात करें तो पुरुष वर्ग में यह पुरस्कार जीता है रॉड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंट ने, जो कि मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं। इनका संबंध स्पेन से है। ठीक है, इन्हें रोड्री के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर ले। महिला वर्ग में जीता है एताना वॉनमती ने, जो कि बार्सिलोना के लिए खेलती हैं। स्पेन से इनका संबंध है। और दोस्तों, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्लब का अवार्ड किसे दिया गया है? रियल मैड्रिड को। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला क्लब का अवार्ड दिया गया है एफसी बार्सिलोना को। अगला क्वेश्चन है, भारत ने एशियन टेबल टेनिस वीमेंस डबल्स में कौन सा मेडल जीता है? तो भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो दोस्तों, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं अहेका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी। तो इन दोनों की जोड़ी ने एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप की वीमेंस डबल्स कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो इस टूर्नामेंट के 52 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब भारत की टीम को कोई भी मेडल प्राप्त हुआ हो। ठीक है, आपको याद रखना है कि इस चैंपियनशिप का आयोजन कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में किया गया था। देखिए, एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत का प्रदर्शन देख लेते हैं। तो देखिए, 2024 में भारत ने 3 मेडल जीते हैं। तो 2024 में मेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वीमेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और वीमेंस डबल्स में भी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख कौन बने हैं? ठीक है, आंसर हो जाएगा एस परमीश। तो अभी हाल ही में एस परमीश इंडियन कोस्ट गार्ड के नए प्रमुख बन गए हैं। उन्होंने राकेश पाल जी का स्थान लिया है। राकेश पाल जी का 18 अगस्त 2024 को निधन हो गया था। तो उसके बाद ये पद खाली था। तो अब एस परमीश इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डीजी बन गए हैं और वह 26वें नंबर के डीजी बने हैं।
इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। दोस्तों, इसका उद्देश्य होता है कि भारत की समुद्री सीमा की रक्षा करना। इसके अलावा समुद्र में होने वाली तस्करी को भी ये रोकता है। तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 105वें स्थान पर है। तो अभी हाल ही में कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो कि आयरलैंड की एक संस्था है, और वेल्ट हंगर हेल्प, जो कि जर्मनी की संस्था है, इन दोनों के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया था। तो भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर 22 देश रहे हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा, जिसमें बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन, कोस्टारिका, क्रोएशिया, एस्टोनिया, जॉर्जिया, हंगरी, कुवैत, टर्की, उज्बेकिस्तान और यूएई, ये देश शामिल रहे हैं पहले स्थान पर। ठीक है। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल 68वें स्थान पर रहा है, म्यांमार 74वें स्थान पर, बांग्लादेश 84वें स्थान पर और पाकिस्तान 109वें नंबर पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन रूस में किया गया है। तो इस बार 16वें नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था रूस के कजान शहर में। इसका आयोजन 22 से 24 अक्टूबर तक किया गया था और इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई। तो ये देश इसमें शामिल हुए हैं। इसके अलावा आमंत्रित देश के रूप में सऊदी अरब, थाईलैंड और वियतनाम को शामिल किया गया था। दोस्तों, इस बार की थीम क्या थी? न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। देखिए, 2024 के समिट में 13 नए पार्टनर देश भी जोड़े गए हैं ब्रिक्स में। तो वो 13 नए पार्टनर देश कौन कौन है? मलेशिया, अल्जीरिया, बेलारूस, बोल्विया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, थाईलैंड, टर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम। ठीक है। तो ये 13 पार्टनर देश शामिल किए गए हैं। अच्छा, ये जो ब्रिक्स समिट हुआ था 2024 का, इसमें कौन कौन से लीडर शामिल हुए थे? तो देखिए, अध्यक्षता किसने की है? रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने। इसके अलावा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग शामिल हुए थे। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा, इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी, इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद शामिल हुए थे। इसके अलावा ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान शामिल हुए थे। यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा वर्चुअली रूप से शामिल हुए थे। देखिए, ब्रिक्स की बात हुई है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। और 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। और ब्रिक्स का जो पहला समिट था वो 2009 में हुआ था और ये रूस में हुआ था। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई, चाइना में। इसके मेंबर हैं वर्तमान में 9: ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई। ब्रिक्स देशों के द्वारा 2014 में एक बैंक का निर्माण किया गया था जिसका नाम था न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप नोट करते जाइए। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय वाराणसी में या काशी में स्थापित किया जाएगा। तो यह म्यूजियम किसी भी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा और इसको बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो यहाँ पर जो हिंदी के विद्वान हैं उनकी पुरानी पांडुलिपियाँ और उनकी जो पुस्तकें हैं उनका संरक्षण और प्रदर्शन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक देश कौन बना है? वो बना है दोस्तों इंडिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक देश कौन है, वो है अमेरिका, फिर है ब्राज़ील और तीसरे नंबर पर कौन है? भारत। एथेनॉल की बात करें तो यह मक्का, गन्ना और गेहूं जैसे पौधों की सामग्री से बना हुआ एक एल्कोहल होता है। वर्तमान में इसका यूज ईंधन के रूप में किया जा रहा है। दोस्तों, भारत सरकार ने भी एक लक्ष्य रखा है 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण का। ठीक है। तो ये पेट्रोल के साथ मिला करके यूज किया जा रहा है। बिहार के पूर्णिया जिले में भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र को 2022 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो उमर अब्दुल्ला अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात हुई है तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी क्या है? श्रीनगर और जम्मू। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी। मुख्यमंत्री अभी बने हैं उमर अब्दुल्ला। और दोस्तों, इनका संबंध नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर पार्टी से है
यहाँ पर विधानसभा की कितनी सीटें हैं, यानी जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें हैं विधानसभा की, 90 सीटें हैं। ठीक है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को ये भी अधिकार है कि वह 5 विधायक मनोनीत कर सकता है, यानी कि 90 के अलावा 5 और विधायक मनोनीत करने का अधिकार किसके पास है, उपराज्यपाल के पास। अगला क्वेश्चन है 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन बना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो अभी हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी के द्वारा 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है। तो इसमें 38 विजेताओं की घोषणा की गई है और इस बार 9 श्रेणियों में ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, लेकिन यह 2023 के लिए प्रदान किए गए हैं, इस बात को भी आप नोट करिएगा। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार ऐसी संस्थाओं को प्रदान किया जाता है या ऐसे राज्यों को प्रदान किया जाता है जो जल संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करते हों। तो अगर हम स्टेट श्रेणी की बात करें तो ओडिशा पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है, तीसरे स्थान पर गुजरात और पुदुचेरी संयुक्त रूप से रहे हैं। ठीक है। तो पहले पर ओडिशा हो जाएगा, दूसरे पर यूपी हो जाएगा, तीसरे पर हो जाएगा गुजरात और पुदुचेरी। ठीक है। तो ये आप नोट जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है पहला खो खो विश्व कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो यह इंडिया में आयोजित किया जाएगा। तो खो खो का पहली बार वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2025 में और ये होने जा रहा है इंडिया। आगामी खेल प्रतियोगिताएं डिस्कस करते हैं। तो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन नॉर्वे में किया जाएगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में किया जाएगा। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जापान में होगा। BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन गुवाहाटी असम में किया जाएगा। इसके अलावा 46वां फिडे शतरंज ओलंपियाड 2026 ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन दक्षिण कोरिया में होगा। युवा ओलंपिक खेल 2026 का आयोजन सेनेगल में होगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन चाइना में होगा और IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन बेलग्रेड सर्बिया में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है शहरी शासन सूचकांक में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा केरल को। तो दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान और प्रजा फाउंडेशन के द्वारा शहरी शासन सूचकांक यानी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स को जारी किया गया था। तो इसका उद्देश्य था शहरी सरकारों को सशक्त बनाना। तो इसमें 28 राज्य, 2 केंद्रशासित प्रदेश और NCR दिल्ली को भी शामिल किया गया था। तो इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है, केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। यानी यहाँ पर जो लोकल गवर्नेंस है वो बहुत ही मजबूत है। और निम्न प्रदर्शन करने वाले 5 राज्य कौन कौन है, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, पंजाब और चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है पटना में। तो दोस्तों बिहार की कैपिटल पटना में 2 अक्टूबर 2024 को बापू टावर का उद्घाटन किया गया है। और यह जो बापू टावर बनाया गया है यह महात्मा गांधी से संबंधित है। तो महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं उनको वहां पर प्रदर्शित किया गया है। चलिए हाल ही में स्थापित किए गए कुछ प्रमुख स्टैचू डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में हैदराबाद में 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की गई है। जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा स्थापित की गई है देहरादून में। आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी जेवर एयरपोर्ट में, जो कि उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के पास है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस को स्थापित किया गया है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में और यह डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू है 125 फीट ऊंचा। अगला क्वेश्चन है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार सबसे अधिक गरीब किस देश में रहते हैं। तो सबसे अधिक गरीब रहते हैं दोस्तों भारत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है इसको जारी किसने किया है, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। ठीक है। तो इन दोनों के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया गया है। इसकी थीम थी संघर्ष के बीच गरीबी। 112 देश इसमें शामिल किए गए थे और इसमें 21 निम्न आय वाले देश थे और निम्न मध्यम आय वाले देश 47, उच्च मध्यम आय वाले देश 40 और उच्च आय वाले देश 4 थे। और इस इंडेक्स में ये बताया गया है कि पूरी दुनिया में गरीबों की जो कुल संख्या है वो है 1.1 बिलियन। ठीक है। और सबसे अधिक गरीब कहाँ रहते हैं, भारत में 234 मिलियन, फिर इसके बाद पाकिस्तान में 93 मिलियन, फिर इथियोपिया में 86 मिलियन, नाइजीरिया में 74 मिलियन और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में 66 मिलियन। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। आंसर हो जाएगा मिस्र या इजिप्ट। तो इजिप्ट देश को अभी हाल ही में आधिकारिक तौर पर WHO के द्वारा
मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। तो 2024 में 2 ऐसे देश हैं जिन्हें मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो अभी हाल ही में मिस्र को किया गया था और इससे पहले काबो बर्डे देश को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। दोस्तों, WHO के द्वारा अब तक कुल 44 देशों और क्षेत्रों को मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है। मिस्र की बात करें तो कैपिटल इसकी काहिरा है और करेंसी है मिस्र पाउंड। राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतह अल सीसी और यह उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अगला क्वेश्चन है, लुआंग क्वांग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वह वियतनाम देश के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, वियतनाम की बात करें तो हनोई कैपिटल है और यह एशिया महाद्वीप में ही स्थित कंट्री है। करेंसी क्या है? डोंग। प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन और यह दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो ट्रैकोमा रोग से मुक्त घोषित किया है किसने? WHO ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी WHO ने भारत को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो ट्रैकोमा रोग से मुक्त घोषित किया है। ट्रैकोमा क्या है? तो यह आंखों में होने वाला एक संक्रमण है, ठीक है, जिसके कारण अंधापन हो जाता है। तो अब इस रोग से फ्री घोषित कर दिया गया है इंडिया को और इंडिया यह उपलब्धि हासिल करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बना है। इससे पहले नेपाल और म्यांमार को भी ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है? आंसर हो जाएगा मैक्सिको। तो मैक्सिको की नई प्रेसिडेंट कौन बनी है? क्लाउडिया शिनबाम और यह मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। और यह मैक्सिको की राष्ट्रपति बनने वाली पहली यहूदी भी है। मैक्सिको की बात हुई है तो कैपिटल इसकी मैक्सिको सिटी है और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित कंट्री है। मैक्सिकन पैसो यहाँ की करेंसी है और दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 14वां सबसे बड़ा देश है दुनिया का और दुनिया में सबसे ज़्यादा चांदी का प्रोडक्शन मैक्सिको में ही किया जाता है। मैक्सिको की लोकेशन देख लें आप वर्ल्ड मैप में, यहाँ पर स्थित है मैक्सिको और ये है अमेरिका, ये है कनाडा और ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, रतन टाटा का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक व्यवसायी या बिजनेसमैन थे या उद्योगपति थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। उनका निधन हुआ है 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में। इनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में। इनका धर्म क्या था? पारसी और यह टाटा समूह के अध्यक्ष बने थे 1991 से 2012 तक और इसके कार्यकारी अध्यक्ष बने थे 2016 से 17 तक। इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था 2008 में, पद्म भूषण सन 2000 में, महाराष्ट्र भूषण 2006 में, उद्योग रत्न 2023 में और असम वैभव पुरस्कार 2021 में प्रदान किया गया था। दोस्तों, रतन टाटा जी की जीवनी का नाम क्या है? रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, SCO की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? आंसर हो जाएगा इस्लामाबाद में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? शहबाज शरीफ ने, जो कि पाकिस्तान के PM हैं। भारत की तरफ से इस मीटिंग में कौन शामिल हुआ था? डॉक्टर S जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। दोस्तों, SCO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या संघाई सहयोग संगठन के नाम से इसे जाना जाता है। इसका गठन हुआ था 15 जून 2001 को। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में है और दोस्तों, इसके मेंबर कौन कौन हैं? रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। तो बेलारूस तो अभी 2024 में ही शामिल हुआ है। 2024 में कजाकिस्तान में इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका विशाखापत्तनम में। ठीक है, तो मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन 8 से 18 अक्टूबर 2024 तक विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। अच्छा, मालाबार अभ्यास में कितने देश शामिल हुए हैं? तो 4 देश शामिल हुए हैं। वो कौन कौन से देश हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। मालाबार युद्ध अभ्यास की शुरुआत 1992 में हुई थी भारत और अमेरिका के बीच में। फिर 2015 में इसमें जापान शामिल हो गया था। 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा मराठी और पाली, प्राकृत और असमिया और बंगाली। तो इन 5 भाषाओं को अभी हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा
मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार से अब भारत में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? 11। यानी कि 6 पहले से शास्त्रीय भाषाएं थी, 5 और इसमें प्लस हो गई हैं, तो कितनी हो गई हैं? 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। दोस्तों 2004 में पहली शास्त्रीय भाषा कौन बनी थी? तमिल। फिर इसके बाद संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में शास्त्रीय भाषा बनी थी। और 3 अक्टूबर 2024 को मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शामिल किया गया है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची या शेड्यूल में शास्त्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आसियान शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन लाओस देश में किया गया था। ठीक है, तो इस बार 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन लाओस देश के वियंतियाने में आयोजित किया गया था। इसकी थीम थी आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना। देखिए दोस्तों, आसियान शिखर सम्मेलन के साथ साथ ही 2 और सम्मेलन हुए थे यहीं पर। तो वो कौन कौन से सम्मेलन थे? तो 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ था। इसके अलावा 19वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो इनका आयोजन भी लाओस में ही किया गया था। और दोस्तों भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इन दोनों सम्मेलनों में शामिल हुए थे। आपको एक पॉइंट जरूर याद रखना है कि भारत आसियान का मेंबर नहीं है। आसियान की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। 10 इसके मेंबर हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। और आसियान का लक्ष्य है सदस्य देशों में स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला पहला स्टेट कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है और ये राज्य ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। महाराष्ट्र की बात हुई है तो 1 मई 1960 को स्थापना हुई थी। मुंबई कैपिटल है। एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम है। राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन और विधान परिषद की 78, विधानसभा की 288, राज्यसभा की 19 और लोकसभा की यहाँ पर 48 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन नागपुर में किया गया है। दोस्तों जो ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क है यह पक्षियों के लिए बनाया गया एक पार्क है। इसका निर्माण किया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। कुछ इंपॉर्टेंट पार्क डिस्कस करते हैं इंडिया के। जैसे देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है? पुणे में। भारत पार्क का निर्माण यूएई में किया गया है और शिव सृष्टि पार्क का उद्घाटन अंबेगांव पुणे में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, माउंट सिसापंगमा पर चढ़ाई पूरी करने वाले पहले इंडियन कौन बने हैं? तो उनका नाम है अर्जुन वाजपेयी। तो दोस्तों भारतीय पर्वतारोही हैं अर्जुन वाजपेयी। तो उन्होंने अभी हाल ही में चाइना में माउंट सिसापंगमा पर चढ़ाई पूरी की है। अच्छा, जो माउंट सिसापंगमा है इसकी ऊंचाई कितनी है? 8027 मीटर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो अवतार सिंह चीमा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले इंडियन हैं। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला हैं। और अरुणिमा सिन्हा 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला बनी थी। अगला क्वेश्चन है, जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा स्टेट कौन बना है? तो वो बना है तेलंगाना। तो दोस्तों तेलंगाना ने अभी हाल ही में जाति जनगणना शुरू की है। और भारत का जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला स्टेट कौन है? बिहार। दूसरा है आंध्र प्रदेश और तीसरा कौन बना है? तेलंगाना बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिति आनंद को V&A इलस्ट्रेशन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। उनका संबंध किस राज्य से है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो करनाल हरियाणा की रहने वाली 25 वर्ष की कलाकार हैं अदिति आनंद। तो उन्हें अभी हाल ही में उनकी कलाकृति मैरी गोल्ड के लिए V&A इलस्ट्रेशन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। और उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम जो कि लंदन यूके में स्थित है। तो इस संस्था के द्वारा या इस म्यूजियम के द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया गया है। इस अवार्ड में उन्हें 3000 पाउंड की राशि प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बने हैं? टी.वी. नारेंद्रन। तो टाटा स्टील के सीईओ हैं टी.वी. नारेंद्रन। तो वो अभी हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन बनाए गए हैं। उनका कार्यकाल 2025 तक होगा। दोस्तों यह दूसरी बार हुआ है जब किसी भारतीय को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का प्रमुख बनाया गया हो।
इससे पहले 2021 में सज्जन जिंदल को भी इस संस्था का प्रमुख बनाया गया था। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, और यह दुनिया भर की स्टील इंडस्ट्री की कंपनियों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अभी हाल ही में भारत की 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। और कोई भी कंपनी महारत्न कंपनी तब बनती है जब उसका पिछले 3 साल में टर्नओवर 25,000 करोड़ रहा हो और उसे नवरत्न कंपनी का दर्जा भी प्राप्त हो। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत की एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है, यानी कि ये हेलीकॉप्टर बनाने का काम करती है और इसके अलावा बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ को। तो इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को चंद्रयान 3 की उपलब्धि के लिए इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, चंद्रयान 3 की बात करें तो इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था 23 अगस्त 2023 को। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने सिंगापुर में पहली शाखा खोली है? आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने अभी हाल ही में सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है। इससे पहले HDFC बैंक ने हांगकांग, बहरीन और दुबई में भी अपनी शाखा खोली थी। HDFC बैंक की बात करें तो स्थापना 1994 में हुई थी और मुख्यालय इसका मुंबई, महाराष्ट्र में है। अतानु चक्रवर्ती इसके अध्यक्ष हैं। शशिधर जगदीशन CEO हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो विजया राहाटकर को अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने रेखा शर्मा का स्थान लिया है। अच्छा, उनका कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष का होगा। बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, तो इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। और दोस्तों, यह संस्था महिलाओं के मुद्दों को उठाने का काम करती है। सरकार को महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उन पर सलाह भी देती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। अगला क्वेश्चन है, 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है बाला देवी। तो भारतीय महिला फुटबॉलर हैं बाला देवी। तो उन्होंने अपने 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल पूरे कर लिए हैं और वह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है। इन्हें गोल मशीन के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी आप नोट कर लें। आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर है हांगकांग। तो अभी हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा के द्वारा जारी की गई है, जिसमें से पहले स्थान पर कौन है? हांगकांग। यानी कि हांगकांग की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है, यानी यहाँ पर व्यापार करना और कंपनियों को खोलना ये सभी आसान है। दूसरे स्थान पर सिंगापुर है, तीसरे पर स्विट्जरलैंड, चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड और 5वें स्थान पर अमेरिका है। भारत 165 देशों में 84वें स्थान पर है और सबसे लास्ट में यानी 165वें स्थान पर कौन है? वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो S गोपाल कृष्णन अभी हाल ही में SSC के अध्यक्ष बने हैं। SSC की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 4 नवंबर 1975 को। अगला क्वेश्चन है, 2024 का सखारोव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज, इन दोनों को सखारोव पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। दोस्तों, वेनेजुएला के विपक्षी नेता हैं कौन? मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज। तो इन्हें यूरोपीय यूनियन के द्वारा सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये लोग वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके इन्हीं कार्यों के लिए सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 यूरो की राशि दी जाती है। दोस्तों, सखारोव पुरस्कार विचार की स्वतंत्रता के लिए प्रदान किया जाने वाला अवार्ड है। स्थापना 1988 में की गई थी। पहली बार यह अवार्ड नेल्सन मंडेला को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रभाकर राघवन किस ग्लोबल कंपनी के नए चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी CTO बने हैं? आंसर हो जाएगा गूगल। ठीक है, तो गूगल के नए CTO कौन बने हैं? प्रभाकर राघवन। और गूगल की बात करें तो इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। CEO हैं सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन है, प्रबोवो सुबियांतो ने किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। यानी इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? प्रबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। जकार्ता कैपिटल है। नई कैपिटल बनेगी इसकी नूसंतारा। रुपया यहाँ की करेंसी है।
दोस्तों इस देश में 100 से अधिक एक्टिव ज्वालामुखी हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध हैं क्राकाटोआ और माउंट मेरापी। यह दुनिया का सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है और यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है, जहां पर 17,500 द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान जोहोर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट 2024 में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो दोस्तों सुल्तान जोहोर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन मलेशिया में किया गया था और गोल्ड मेडल जीता है ब्रिटेन ने, और इसके अलावा सिल्वर मेडल जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, और तीसरा स्थान यानी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है भारत ने। सुल्तान जोहोर कप हर साल मलेशिया में ही आयोजित किया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली इंडियन कौन बनी है? रेचल गुप्ता। तो अभी मिस ग्रैंड इंटरनेशनल प्रतियोगिता का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था, तो इसकी विनर रही हैं रेचल गुप्ता, जो कि जालंधर पंजाब से संबंधित हैं। दूसरे नंबर पर रही हैं क्रिस्टीन जूलियन, जो कि फिलीपींस की हैं। रेचल गुप्ता यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली इंडियन बन गई हैं, इस बात को आप जरूर नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत 176वें स्थान पर है। तो दोस्तों वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 को अभी हाल ही में जारी किया गया था। इस बार इसका पहला संस्करण जारी किया गया था। इसमें 180 देश शामिल थे। भारत 176वें स्थान पर रहा है, यानी भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल था। पहले स्थान पर लग्जमबर्ग था और भूमि प्रबंधन श्रेणी में भारत को 54वां स्थान हासिल हुआ है और जैव विविधता के लिए खतरा श्रेणी में 177वां स्थान हासिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में से निम्न में से किस खेल को बाहर कर दिया गया है? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो अभी हाल ही में 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में से बैडमिंटन, शूटिंग, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, कुश्ती, ट्रायथलन, रग्बी 7S, डाइविंग, बीच वॉलीबॉल और आर्चरी, इन सभी को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है कि 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कब आयोजित किए गए थे? 1930 में, और कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच करतारपुर कॉरिडोर समझौते को 2029 तक बढ़ाया गया है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में 2019 में करतारपुर कॉरिडोर पर समझौता हुआ था, तो अब इस समझौते को 2029 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों इस समझौते में क्या होता है कि जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है, वहाँ तक भारत के जो यात्री होते हैं वो जाते हैं और वहाँ पर दर्शन करते हैं और पूरे दिन में वो वापस भी आ जाते हैं, यानी कि जाते हैं और दिन में ही वो वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार का समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में 2019 में। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम कौन बनी है? वो बनी है जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे टीम ने गाम्बिया देश के खिलाफ 20 ओवर में 4 विकेट खोकर के 344 रन का स्कोर किया था, जो कि T20 इंटरनेशनल मैच का किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले ये रिकॉर्ड नेपाल के पास था। नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ 314 रन बनाए थे, लेकिन अब ये टाइटल किसके पास पहुंच गया है? जिम्बाब्वे के पास। जिम्बाब्वे ने यह मैच 290 रनों से जीता था, जो कि T20 में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत थी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? अफगानिस्तान ने जीता है। दोस्तों इमर्जिंग एशिया कप 2024 का जो आयोजन है वो ओमान में किया गया था, तो इसका विनर कौन रहा है? अफगानिस्तान ए। तो पहली बार अफगानिस्तान की टीम ने इतना बड़ा टूर्नामेंट जीता है। उप विजेता कौन रहा है? श्रीलंका ए। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं अफगानिस्तान के सैदी कुल्लाह अटल। और कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था या कौन कौन टीम शामिल हुई थी इसमें? अफगानिस्तान और बांग्लादेश, हांगकांग, श्रीलंका, भारत, ओमान, पाकिस्तान और यूएई। 2023 का विजेता रहा है पाकिस्तान और भारत ने इसको जीता था 2013 में, यानी कि इमर्जिंग एशिया कप 2013 किसने जीता था? इंडिया ने। और आप एक पॉइंट जरूर नोट कर लें कि इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये थे अक्टूबर माह के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आप हमें बताइएगा कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट, टेस्ट पास, ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास में क्या होगा? तो यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे,
भारत के सभी एग्जाम के लिए। इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की, तो इसको आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जनवरी से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ई बुक है। इसके अलावा दोस्तों ऐप पर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे, तो इनको आप प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको करंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा जीके की ई बुक भी मिल जाएगी, तो इनको अभी आप वहां से प्राप्त कर लें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडीकर ऑफिशियल, तो इससे आप ऐड हो जाएं, आपको PDF वगैरह यहाँ पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।